नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी और ये मॉड्यूल 11 है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। हिंदी माध्यम की श्रृंखला है। इतिहास से हम शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास पहले दिखाई देता है और वैदिक सभ्यता, इसमें हम वेदों के बारे में जानते हैं। आप सभी थोड़ा बहुत तो वेदों के बारे में जानते ही हैं और वही थोड़ी सी जानकारी, थोड़ा उसमें कुछ अतिरिक्त तथ्यों को जोड़ा गया है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये आप भी जानते हैं कि वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन थे, जिन्हें कि वेद व्यास कहा गया सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इन्होंने वेदों को कंपाइल किया था। और वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी पुरुषार्थ के द्वारा नहीं रचित है, मतलब मनुष्य के द्वारा कुल मिलाकर इनकी रचना नहीं हुई है, ऐसा माना जाता है। ये देव निर्मित है। अब अपौरुषेय है तो ये प्रश्न उठेगा कि किसने बनाया है या किसने रचा है। तो ये वेदों के द्वारा जो जानकारियाँ हमें मिलती हैं उसी से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ये देव निर्मित है। नित्य और श्रुति भी इन्हें कहा जाता है क्योंकि महर्षियों के द्वारा इनका वाचन किया जाता था, इनकी रचाओं का वाचन किया जाता था और उनके शिष्य उनसे सुनते थे। गुरु शिष्य परंपरा में ये चलते थे, मतलब गुरु जो था वो अपने शिष्य को उपदेश देता था और शिष्य फिर सीख कर जब उनके चेले होते थे तो उनको उपदेश देता था। ऐसे ही ये कहने सुनने में चले आ रहे थे। लेकिन वेद व्यास के समय तक आते आते उन्हें ऐसा महसूस होता है कि अगर इसमें अब संकलन का काम नहीं किया गया, मतलब इसे एक ग्रंथ का रूप नहीं दिया गया, तो ये बिखर जाएंगे, खो जाएंगे। तो वेद शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ धातु से हम अर्थ निकालेंगे। धातु जो है वो शब्द के निर्माण में सहायिकाएं होती हैं। विद धातु से ये निकला हुआ है। विद मूल धातु है जिससे कि वेद शब्द का निर्माण हुआ है और विद धातु का अर्थ होता है जानना। किसी चीज़ को आप जानना चाहते हैं तो विद धातु का इस्तेमाल करते हैं। सामान्य रूप से इसका अर्थ ज्ञान होता है, मोटे तौर पर आप देख सकते हैं। शब्द राशि और ज्ञान राशि भी इसे कहा गया है क्योंकि शब्दों का अकूत संकलन वेदों में पाया जाता है और ज्ञान राशि तो ये है ही है। वेदों के लिए निगम और आगम्य जैसे जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए, पाणिनि ने वेदों को छंदस कहा है। पाणिनि के द्वारा, पाणिनि की अष्टाध्यायी और तमाम चीज़ें आप देखते हैं तो छंदस उनके द्वारा संबोधित किया गया है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय उपनिषद। अब वेद की अगर बात की जाए तो उसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और वेद ही मूल ग्रंथ है। बाकी जितने भी हैं वो इन्हीं से रचे गए हैं, जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद है या आरण्यक है, ये सब उन्हीं को आधार बनाकर लिखे गए हैं। तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय उपनिषद में वेदों के लिए स्वाध्याय शब्द का प्रयोग हुआ है और मनु ने वेदों को सारे ज्ञानों का आधार मानकर सर्व ज्ञानमय कहा है। तो जो चीज़ इसमें कही गई है उसमें कोई संदेह नहीं। वेद 4 हैं, आप भी जानते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना है, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और सबसे नवीनतम है अथर्ववेद। और चारों वेदों को अगर मिला दिया जाए तो बनती है संहिता। संहिता यानी सहित रूप, एक साथ। वेद संस्कृत भाषा और पद्य में लिखे गए। ज़्यादातर जो इनका हिस्सा है, कुछ को छोड़कर, अपवाद इसमें भी है, कुछ को छोड़कर इनकी जो शैली है वो पद्य शैली ही है। अपवाद स्वरूप अगर देखें तो जो यजुर्वेद है उसमें शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के नाम से आप देखते हैं तो गद्य और पद्य के अंश उसमें पाए जाते हैं, लेकिन गद्य का अमाउंट कम है, गद्य की मात्रा कम है इसमें। अथर्ववेद में भी गद्य के अंश हैं जो कि बहुत मामूली है, मतलब 6वां हिस्सा उन्हें आप पूरे ग्रंथ का कह सकते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना है। अब ऋग्वेद के बारे में थोड़ा देखने की आवश्यकता है क्योंकि सबसे पुराना है और मूल यही है। बाकी जो वेद है वो भी इसी को आधार बनाकर लिखे गए हैं। जैसे कि आप सामवेद को देखिए, उसकी तो अधिकतर ऋचाएं और अधिकतर स्तुतियाँ या जितने भी उसमें गायन के लिए मंत्र दिए हुए हैं वो सब ऋग्वेद से ही प्रेरित है। अब फ्रीडरिश रोजन की अगर बात की जाए, यहाँ आप इनके नाम को देख रहे हैं। 1838 में लैटिन भाषा में इन्होंने ऋग्वेद का संपादन प्रारंभ किया था। वेद इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनको विदेशी भी जानना चाहते थे। विदेशी लोगों की भी इसमें अच्छी खासी रुचि थी क्योंकि तमाम ज्ञान विज्ञान इसके अंदर भरा हुआ था। मैक्स मूलर ने सबसे पहले सायण भाष्य सहित ऋग्वेद का संपादन किया, लेकिन सबसे पहले प्रकाशित करने का जो प्रकाशित का मतलब ये है कि अंग्रेजी भाषा में जो अनुवादित या अनुदित संस्करण था ऋग्वेद का, उसको प्रकाशित करने का काम ये विल्सन का था। तो इसमें कुछ अलग अलग नाम, जैसे कि मैक्स मूलर को आप देख रहे हैं, विल्सन को देख रहे हैं और सबसे पहले आप रोजन को देख रहे हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुतियों में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह इसमें दिखाई देता है और इसका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन, तो ये बात रिपीट नहीं होगी, वही चीज़ है पीछे वाली। 10 मंडल हैं, आप जानते ही हैं 10 मंडल। अब मंडल का मतलब क्या है? तो इसके खंड हैं। कोई बड़ा ग्रंथ जब लिखा जाता है तो उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे आप रामचरितमानस देखते हैं या रामायण ही देखते हैं या महाभारत को ही ले लीजिए, पर्व होते थे उसमें। यहाँ पे कांड होते हैं रामायण में और महाभारत में पर्व होते थे।
तो उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखें तो मंडल है, 10 मंडल हैं जो कि मुख्य हैं और 1028 सूक्त हैं। सूक्तों की संख्या जो है वो टोटल 1028 और 10,552 मंत्र हैं। और यकीन मानिए कि ये छोटा सा हिस्सा है ऋग्वेद का। जब तक संकलन किया गया होता तब तक एक बड़ा हिस्सा या बहुत ज़्यादा मात्रा में ऋचाएँ विलुप्त हो गई, क्योंकि कहने सुनने की परंपरा में वेद थे। ऋग्वेद सबसे पुराना है तो ये उसी परंपरा का सबसे शुरुआती अंग था। और गुरु अपने शिष्यों को सिखाता था, जैसे आप ही के टीचर आपको सिखाते हैं, तो क्या टीचर के द्वारा बताई गई सारी बात, एक एक अक्षर आपके दिमाग में बैठ जाता है? नहीं, उसमें से कुछ हिस्सा भूल जाता है। ये दिमाग की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और एक बड़ा हिस्सा मान लीजिए आपने याद भी कर लिया तो एक छोटा हिस्सा छूट जाता है, दिमाग से स्किप कर जाता है। तो वही चीज़ शिष्यों के साथ भी होती थी। वहाँ भी गुरु जब मंत्रों को सिखाते थे तो उसमें से कुछ जो बड़ा पार्ट है वो याद रहता था, बाकी जो है वो भूल जाते थे। तो अगली परंपरा में जब वो जाता था, मतलब ये शिष्य जब गुरु बनते थे तो जितना उन्होंने सीखा है वो अपने शिष्यों को सिखाते थे। तो ऐसे वो थोड़ा होता गया, थोड़ा थोड़ा उसमें से कटता गया, कम होता गया और इसीलिए सिकुड़ने लगा। तो सिकुड़ते सिकुड़ते जब तक इसके संकलन की नौबत आई तब तक इसमें सिर्फ 10 मंडल शेष थे और 10 मंडल मूल रूप से थे। उसके अलावा जो मंत्र हैं उनकी तादाद भी काफ़ी घट गई थी। अब दूसरा और 7वां मंडल सबसे पुराना है। अब इसमें ये नहीं मतलब है कि पहला मंडल है तो वो सबसे पुराना, क्रम से नहीं चलेगा। दूसरा मंडल और 7वां मंडल जो है वो सबसे पुराना है। वंश मंडल, कुल मंडल और ऋषि मंडल इसके अंतर्गत आते हैं। 10वां मंडल सबसे नवीन है। 10वां जो है वो सबसे बाद में लिखा गया है। ऋग्वेद का पाठ करने वाला जो व्यक्ति होता है, पुरोहित, उसको होत्री कहा जाता है। तद्भव शब्द में कहें तो होता कहा जाता है। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। सोम रस के बारे में आपने सुना होगा, देवताओं की ऊर्जा का स्रोत। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जो कि वर्ण व्यवस्था की जड़ निकला। शूद्रों का उल्लेख उसमें दिखाई देता है, तो सिर्फ शूद्रों का उल्लेख नहीं दिखाई देता है, उसके अलावा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, बाकी जो 3 वर्ण हैं उनका भी उल्लेख प्राप्त होता है। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था यहाँ से दिखाई देती है, लेकिन जब आप किसी चीज़ का वर्गीकरण कर देते हैं, विभाजन कर देते हैं, तो बाद में उसमें भेदभाव होना स्वाभाविक। तो वो भेदभाव बढ़ते बढ़ते आजकल जो स्थितियाँ हैं, मतलब एक विषैला माहौल पैदा हो गया है, तो वहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि ऋग्वेद जो है वो जिंद अवेस्ता की कॉपी है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसकी रचना ईरान में हुई थी, या जिंद अवेस्ता जो है वो ईरानी क्षेत्र में लिखा गया था और उसी को आधार बना के उसी को कॉपी करके ऋग्वेद को लिखा गया। तो नहीं, प्रेरित है, इसमें कोई संदेह नहीं, प्रेरणा ली गई है, लेकिन जो इसमें मौलिकता है उससे आप इनकार नहीं कर सकते या मुंह नहीं मोड़ सकते। हमारे देश में एक आदत है लोगों की कि दूसरों की परंपरा को अगर देखते हैं कि जरा भी हमारे से मैच कर रही है तो मान लेते हैं कि भैया हमने उनसे नकल उतारी थी। कभी भी अपनी मौलिकता को महत्व नहीं देते। ऋग्वेद में मौलिकता है, वो जिंद अवेस्ता से हूबहू नहीं मिलता है, बातें मिलती हैं लेकिन तरीका अलग है। तो वो यहाँ के माहौल में लिखा गया था। आर्य चाहे जहाँ से भी आए हों, लेकिन यहाँ उन्होंने रहने के लिए अपना डेरा डाला, सिर्फ आक्रमण करके यहाँ से लूट कर नहीं गए, यहाँ वो बस गए। और जब बसे तो यहाँ की संस्कृति में वो अपने आप को मिलाने लगे। जो सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष बचे थे ना, उसी पर आर्य सभ्यता, जो वैदिक सभ्यता है, वो विकसित हुई थी। तो ऐसा नहीं था कि वो विदेशी थे तो विदेशी संस्कार ही सिर्फ उनके खून में रह गए। जो भारतीय मिट्टी की स्वाभाविकता थी वो भी उनके साथ मिली। और तब जब वेदों की रचना हुई तो उसमें भारतीय पुट था, वो भारतीय संस्करण कहे जा सकते हैं। तो इसमें मौलिकता है। अब यहाँ आप देखें कि ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे कि नदी तमा, माते तमा, देवी तमा, इस तरह के संबोधनों से नवाजा गया है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार मिलता है, 3 बार उल्लेख हुआ है। और इसमें नदियों के नामों के उल्लेख को आप देख लीजिएगा, जैसे गंगा का सिर्फ 1 बार उल्लेख हुआ है, 10वें मंडल में मिलता है। तो वेदों में गंगा की महिमा का कुछ खास वर्णन नहीं प्राप्त होता है, उससे ज़्यादा सिंधु, सरस्वती इत्यादि नदियाँ जो हैं उनका उल्लेख प्राप्त होता है। जब पुराणों का समय आता है, पौराणिक काल आता है, तो उस समय कथा कहानियाँ बहुत ज़्यादा रची जाती हैं। पूरे पुराण 18 महापुराण जो हैं देखिए, सिर्फ कहानियाँ हैं। तो उन कहानियों में नदियों के जब स्वरूप की बात होती है तो गंगा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अब यहाँ ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। अच्छा, यहाँ सिंधु और सरस्वती जैसी नदियों को इतना ज़्यादा महत्व देने की वजह क्या रही होगी? तो आर्य पश्चिमी हिस्सा जो था भारत का, पश्चिमोत्तर हिस्सा था, वहीं से प्रवेश किए थे, ये उनके प्रवेश का स्थान था। तो सबसे पहले पाला इनका सिंधु और सरस्वती जैसी जो नदियाँ हैं, मतलब जो पश्चिमी हिस्से में बहने वाली नदियाँ हैं, जो उत्तर से पश्चिम ढाल की ओर बहती हैं, तो उनसे इनका पाला पड़ता है। तो उन्हीं के बारे में ये ज़्यादा जानते हैं। जब मैदानी इलाकों में आएंगे और यहाँ गंगा यमुना को देखेंगे तो वो बाद में देखते हैं, तो उन चीज़ों का उल्लेख कम मिलता है। अब ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है, तो ये पितृसत्तात्मक जो समाज था, ये वैदिक सभ्यता की विशेषता है। वैदिक समाज ऐसा ही था, पिता की इसमें प्रभुता होती थी, जो कि आज भी चल रही है। वही वैदिक सभ्यता वाले ही अवशेष अभी भी हैं। और इंद्र का वर्णन सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। इंद्र को देवता की श्रेणी में नहीं रखा गया था, किसी को भी देवता नहीं कहा गया है। ऐसा नहीं कि उनके साथ देव शब्द का उल्लेख किया गया है, लेकिन इन्हें पूजा गया है। और पूजा इसलिए गया है क्योंकि ये महापुरुष थे।
मतलब इन्होंने लोगों को बुराइयों से बचाया था या किसी बड़ी विपदा से बचाया था, इनका रक्षण किया था, तो लोग इन्हें अपना हीरो मानने लगे, जो कि बाद में नायक से देवता में बदल गए और ये हमेशा होता रहा है। तो 250 बार सबसे ज़्यादा इनका उल्लेख प्राप्त होता है। मतलब वेद में कहीं भी देवता कह के इन्हें प्रोनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन इनकी ऋचाओं मतलब इनकी स्तुतियों का यहाँ पे वर्णन दिखाई देता है कि स्तुतियाँ हम इनकी करेंगे तो ये प्रसन्न होकर हमें वर देंगे। अब असतो मा सद्गमय ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। सामवेद को देखिए, अब ऋग्वेद को हमने देख लिया। सामवेद को भारतीय संस्कृति का मूल ग्रंथ माना गया है और भारतीय संस्कृति में जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत के भी दो पार्ट डिवाइड हो गए बाद में, जब मध्यकालीन आक्रमण भारत को परेशान करने लगे तो एक हिंदुस्तानी शैली डेवलप हो गई जो कि निहायत ही मिलावटी शैली है। हमारे शास्त्रीय संगीत को तोड़ मरोड़ कर उसमें बहुत सारे घराने और परिवार डेवलप हो गए, तो वो हम देखेंगे आगे। फिलहाल सामवेद जो है मूल रूप से अगर देखें तो अभी भी जो कर्नाटक संगीत है उसमें इसका संपूर्ण रूप दिखाई देता है। कर्नाटक संगीत में बहुत कम परिवर्तन हुए हैं, तो वो सामवेद की ही मूल अवधारणा से प्रेरित है। संगीत का ये मूल ग्रंथ भले ही है, लेकिन ये भी एक तरह से उद्घृत है। और उद्घृत कहाँ से है? तो ऋग्वेद से। मतलब ये एक तरह से उसकी कॉपी है, उसी के मंत्रों को यहाँ गाने की पद्धतियाँ दी हुई। प्रथम दृष्टा इसके आचार्य जैमिनीय थे और उसके बाद सुकर्मा बाद में आते हैं, तो उन्होंने सामवेद का और विस्तार कर दिया, मतलब उसमें और अपनी ओर से मंत्र जोड़ दिए। कुल मंत्रों की संख्या इसमें बहुत ही कम है, अगर तुलना करें आप ऋग्वेद से 1869 है, और कुछ मंत्र एक से ज़्यादा बार आए हैं तो उनको बार बार रिपीट नहीं करना है। अगर उनको निकाल दिया जाए, मतलब एक से ज़्यादा बार जो मंत्र आए हैं उनको हम बाहर कर देते हैं, तो जो मौलिक मंत्र हैं या जो रिपीट नहीं हुए हैं ऐसे मंत्रों की संख्या मात्र 1549 है। और उसमें से भी ध्यान दीजिए कि 1474 मंत्र जो हैं वो ऋग्वेद से लिए गए। तो ये पूरी तरह से देखा जाए तो ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद में से एक हिस्सा निकाल के जो देवताओं की स्तुतियों में गाए जाने वाले मंत्र थे, तो गायन की पद्धतियाँ हमें सामवेद में मिलती हैं। शास्त्रीय संगीत का ये प्राचीनतम ग्रंथ है। इसको गाने वाला, पाठ करने का मतलब यहाँ पे गायन से है, तो गाने वाला जो पुरोहित था उसको उद्गात्री या उद्गाता कहा जाता था। प्रथम दृष्टा इसके वेद व्यास के शिष्य जैमिनी थे। वेद व्यास के समय में इसको नहीं देखा जाता है, बाद में जैमिनी इसको देखते हैं और वो इस पर अपना काम करते हैं। 7 स्वरों का उल्लेख इससे प्राप्त होता है। सारेगामा वो कोई हिंदुस्तानी पद्धति की देन नहीं है, ये सामवेद से लिया गया है, वैदिक है। इसके अलावा सामवेद का उपवेद जो है उसको भी जानिए, गंधर्व वेद। तो गंधर्वों का काम होता था नृत्य संगीत, मतलब ये बजाते भी थे, नाचते भी थे और गाते भी थे। तो इस प्रकार का जो लालित्यपूर्ण समारोह था वो किया करते थे। इंद्र की सभा में गंधर्व, किन्नर ये सब पाए जाते थे। तो गंधर्व वेद जो है वो उसी से प्रेरित है। अब यजुर्वेद को देखते हैं, तो हमने देखा था कि अपवाद स्वरूप कुछ वेदों में गद्य के अंश पाए जाते हैं, नहीं तो अधिकतर पद्य शैली ही है। तो यजुर्वेद में इसका उद्भव पहले देखें, स्रोत कहाँ से, तो वायु से माना जाता है। वायु तत्व से इसकी रचना हुई है ऐसा कहा जाता है। गति और कर्म का ये वेद है, तो निश्चित तौर पे है। गति और कर्म से तात्पर्य ये है कि आप देखेंगे यजुर्वेद को तो पूरा कर्म कांड है। सिर्फ जीवन कैसे जीना चाहिए, देवताओं की स्तुति, मतलब जो आराध्य हैं उनकी स्तुति कैसे करनी चाहिए, जीवन शैली कैसी सात्विक होती है, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, पूजा के विधान क्या होते हैं, ये सारे जो कर्म कांड हैं, तरीके हैं, रिचुअल्स हैं, वो इसमें दिखाई देती है। तो ये कर्म का वेद है और इसमें कर्म है तभी गति है। कर्म अगर कोई नहीं करेगा तो गति होगी ही नहीं, तो गति भी इसके साथ जुड़ी हुई है। तो वायु को गतिमान माना जाता है, इसीलिए कह दिया गया कि भाई ये कर्म और गति का वेद है, तो निश्चित तौर पे ये वायु तत्व से प्रेरित है। स्थिरता की बात होती तो पृथ्वी तत्व की बात करते। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद इसकी 2 ब्रांचेज हैं, जिसमें से कि एक गद्य शैली और एक पद्य शैली में दिखाई देता है। इसमें यज्ञ की विधियों और कर्मकांडों पर बल दिया गया है, तो वो हमने पीछे ही देख लिया। पाठ करने वाला जो व्यक्ति है उसको अर्घयु कहा जाता है। 40 मंडल इसमें है। यहाँ देखिए ऋग्वेद से ज़्यादा मंडल और 2000 मंत्र हैं। मंडल उनकी तादाद ज़्यादा है, लेकिन आकार सबसे बड़ा ऋग्वेद का ही है। यज्ञ और बलि विधियों का, मतलब यज्ञ के लिए जो बलि दी जाती थी उनका उल्लेख है इसमें। हाथियों को पालने का भी उल्लेख दिखाई देता है, हाथी पालते थे लोग उस समय, इसका मतलब है। यजुर्वेद में सबसे पहले राजसूय और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। राजसूय और वाजपेय ये सब भी रिचुअल्स ही है, राजा की प्रभुता को साबित करने के लिए। मतलब जो राजत्व का सिद्धांत बाद में निकल कर आया, तो यहीं से निकल कर आया। राजा अपनी महिमा दिखाता था लोगों को, मतलब दबदबा कायम करता था। तो उसके लिए जो मंत्र और उसकी विधियाँ हैं वो इसमें वर्णित हैं, मतलब संकलित हैं। इसके बाद आता है अथर्ववेद का नंबर, तो 20 अध्याय इसमें है, जिन्हें कि हम कांड भी कह सकते हैं, लेकिन कांड कह के इसमें संबोधित नहीं किया गया है, ये अध्याय है। सूक्तों की संख्या 731 है। मंत्रों की संख्या 5987 है और 6000 के आसपास इन्हें हम मानते हैं, क्योंकि ये हम नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली इतने ही हैं, क्योंकि ये इतनी पुरानी चीज़ है और इतनी बार इसका कंपाइलेशन और इसमें मॉडिफिकेशन हुआ है अलग अलग संकलनकर्ताओं के द्वारा, कि इसमें मूल रूप से कितने मंत्र थे ये किसी को नहीं मालूम। जिसको मालूम था वो आज जीवित नहीं। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण, तो ब्राह्मण ग्रंथों को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से पूछा जा सकता है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, टोटका, भारतीय औषधि विज्ञान, इन सब की जानकारी यहाँ से मिलती है।
तो पिछले लेक्चर अगर आपने देखे होंगे तो उसमें ये बताया गया है कि वेदों में जो अथर्ववेद है वो सबसे नया है, अथर्वा ऋषि के द्वारा इसको लिखा गया था। और जब ये बनकर तैयार हुआ तो इसको कोई मानने को तैयार नहीं था, मतलब जो परंपरागत ऋषि महर्षि थे, ज्ञानी लोग थे, वो इसे नकार रहे थे, क्योंकि इसमें जितनी भी बातें थी वो सब आज के समय में जो मॉडर्न दुनिया में फैली हुई चीज़ें हैं उनसे मेल खाती थी। और आजकल जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि जादू टोना टोटका या वशीकरण या चिकित्सा के लिए औषधियाँ, तरह तरह की औषधियों का निर्माण, आवश्यकता पड़े तो जो पशु उत्पाद हैं उनका प्रयोग, इसके साथ साथ प्रेम विवाह, इस तरह की तमाम चीज़ें, जादू टोनों के अलावा जो जुए का खेल है, चौसर का खेल है, उसका वर्णन, तो इस तरह की जो बातें थी वो उस समय समाज में भ्रष्ट मानी जाती थी, लोग इसे सात्विक आचरण नहीं मानते थे। तो इसीलिए कहते थे कि ये वेद जो है ये समाज को भ्रष्ट कर देगा, तो इसे वेद मानेंगे ही नहीं, 3 वेद ही काफ़ी है हमारे लिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी कल्पना की गई कि अथर्वा ऋषि जो है वो मान्यता प्राप्त करने के लिए बेचारे इधर से उधर भटक रहे थे, तो भगवान शिव उन्हें दर्शन देते हैं और स्वयं अथर्ववेद पर अपने सही करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं कि नहीं, ये मान्यता जो है अथर्ववेद को मेरे द्वारा दी गई और अब आप सभी मानने के लिए विवश हैं। तो बाकी ऋषि भी उसको स्वीकार करते हैं। ये कहानी है, शिव पुराण में दिखाई देती है। फिलहाल जो भी रहा हो, लेकिन अथर्ववेद को बाद में मान्यता मिलती है। अब इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका वगैरह है, तो ये सब पहले बुरा माना जाता था, स्तुतियों को ही आधार बनाया गया था। ज़्यादा कर्मकांड में लिपट गए हम लोग पौराणिक काल में। वेदों में इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। इसकी 2 शाखाएं हैं, जो अथर्ववेद है 2 शाखाएं हैं और ये ऋषियों के नाम पे ही हैं, शौनक ऋषि और पिप्लाद, उन्हीं के नाम से ये शाखाएं हैं। इसको ब्रह्मवेद भी कहा गया है। वास्तुशास्त्र का इसमें ज्ञान दिखाई देता है, मतलब दिशा में कौन सी दिशा किस काम के लिए बेहतर होती है, दिशाशूल इत्यादि का भी उल्लेख प्राप्त होता है। दिशाशूल के बारे में आप जानते हैं, किसी खास दिन किसी खास दिशा में जाना वर्जित होता है। जैसे दक्षिण दिशा है तो इस दिन दक्षिण दिशा में मत जाइए, तो यात्रा में बाधाएं पड़ती हैं, तो लोग दिशाशूल और मुहूर्त देखकर यात्रा करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो अथर्ववेद में। इसका कोई आरण्यक नहीं है, क्योंकि ये जिस जमाने में लिखा गया और जिन बातों को इसमें समावेशित किया गया, तो उसे जंगल में बैठकर लिखने की नौबत ही नहीं आई। जंगल में उन चीज़ों को लिखा जाता है जो अत्यंत गूढ़ होती हैं, मतलब एकदम गंभीर और गहरा मुद्दा होता है। इसमें कोई भी बात इतनी गंभीर नहीं है, सभी कुछ हल्के ढंग से कहा गया है। इसके उपनिषद है, उपनिषदों में मुंडकोपनिषद है, मांडूक्य उपनिषद है और प्रश्नोपनिषद है। कुरु के राजा, कुरु जनपद यानी महाजनपद बाद में, तो राजा परीक्षित का उल्लेख इसमें प्राप्त होता है। राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। तो परीक्षित कौन थे ये आप जानते ही हैं, अभिमन्यु और उत्तरा के संतान थे ये। अभिमन्यु की तो असामयिक मृत्यु हो जाती है, उत्तरा जो है वो किसी तरह से अश्वत्थामा के बाण से बच जाती है, ब्रह्मास्त्र से, और फिर परीक्षित का जन्म होता है। तो माता के गर्भ में ही ये एक बार दम तोड़ देते हैं और फिर भगवान कृष्ण के द्वारा इन्हें पुनर्जीवित किया जाता है। तो ये पहले ही, जन्म से पहले ही अपनी परीक्षा दे चुके होते हैं, इसीलिए जब जन्म लेते हैं तो भगवान कृष्ण इन्हें नाम देते हैं परीक्षित, यानी परीक्षा के द्वारा जो उत्तीर्ण हुआ है। तो ये बाद में अपना शासन संभालते हैं, क्योंकि एकमात्र पूरे कौरवों और पांडवों के वंश में यानी कुरु वंश में यही उत्तराधिकारी जीवित बचे ही रहते हैं। तो ये पूरा शासन संभाल लेते हैं और चक्रवर्ती राजा के तौर पे शासन करते हैं। तो इन्हें मृत्युलोक का देवता इसीलिए कहा गया है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित है उसको ब्रह्म कहा जाता है, और इसको ब्रह्मवेद कहा ही गया है, ऊपर आप देख ही रहे हैं। आरण्यकों की बात करते हैं, तो अरण्य का मतलब होता है घनघोर जंगल, डीप फॉरेस्ट जो होता है उसको हम कहते हैं अरण्य। और जब जंगलों में किसी चीज़ को लिखा जाए या जंगलों में किसी चीज़ की रचना की जाए तो उसको कहेंगे आरण्यक। तो ये आरण्यक कुछ इसी प्रकार के हैं। वेदों की समीक्षा है ये, या वेदों की सरल व्याख्या, लेकिन उसकी जो गहराइयाँ हैं उसका चिंतन करने के लिए एकांत आवश्यक था। तो जो बड़े बड़े ज्ञानी धर्मात्मा लोग थे वो जंगल की ओर प्रस्थान कर जाते थे और वहाँ पर एकांत में बैठकर आराम से इसका चिंतन मनन किया करते थे। तो वर्तमान में 7 आरण्यक उपलब्ध हैं, जो कि संभवतः पूरे नहीं हैं, जितने की रहे होंगे। ऐतरेय इसमें है, तैतित्रीय है, माध्यदिन है, माध्य नंदिन भी इसको कहा जाता है, शंखायन है, मैत्रेयी है, तलवाकार है और बृहदारण्यक, ये सब यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके बाद ऋग्वेद के मंडलों को देख लीजिए। ऋग्वेद सबसे पुराना है तो इसके मंडलों को देखने की आवश्यकता है। पहला मंडल जो है इसमें 50 सूक्त कण्व ऋषियों के द्वारा, मतलब कण्व और उनके कुल के ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं। दीर्घतमा, अगस्त्य इत्यादि के मंत्र भी इसमें समावेशित दिखाई देते हैं, मतलब उनका भी दर्शन आपको हो जाएगा। और इस मंडल के जो ऋषि हैं उनको शतर्चिन कहा जाता था, जो कि शत की अर्चना करें। शतर्चिन का ये मतलब है, यानी 100 देवताओं की अर्चना करने वाले शतर्चिन। 20 राजाओं के युद्ध का उल्लेख प्राप्त होता है। 20 मुख्य राजा थे, बाकी 60,099 राजाओं ने उसमें भाग लिया था। हलवाहे के गीत का इसमें उल्लेख प्राप्त होता है इसी मंडल में। वंश मंडल 2 से 7 तक के मंडलों को कहा जाता है, और इसमें किसी भी मंडल का जो पहला सूक्त है वो अग्नि को समर्पित है और दूसरा वाला जो है वो इंद्र को समर्पित है, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इंद्र जो है वो देवताओं के राजा है। मतलब उस समय जो धारणा रही होगी, सब कल्पनाएं ही हैं, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिस पर कि हम एकदम से प्रमाणित कर सकें कि ये 100% ऐसा ही रहा होगा। तो इंद्र को एक नायक के तौर पे पूजा जाता था।
देवता की उपाधि उनको बाद में मिलती है। तो नायक के तौर पे जब पूजा जाता था तो उनको नायकों का श्रेष्ठ नेता माना गया। मतलब नायकों में भी कई सारे थे, जैसे कि बाकी जो हैं वरुण हैं, मरुत हैं, तो उन्हें अलग अलग क्षेत्र के महारथियों के तौर पे पूजा गया और इंद्र को उन सब का राजा माना गया। तो इंद्र को जो मंत्र हैं वो सबसे पहले समर्पित किए जाते थे और इंद्र से भी पहले यहाँ अग्नि को मंत्र जो है वो अर्पित किए जाते थे। अग्नि में आहुतियाँ देकर बाद में जो समुदाय थे, मतलब जो पुरोहित का जिम्मा संभाले हुए थे, वो ये कहते थे कि अग्नि में आहुतियाँ दी जाएंगी तो वो आहुतियाँ सीधे सीधे ऊर्जा बनकर देवताओं को प्राप्त होंगी, यानी हमारे नायकों को प्राप्त होंगी। तो इस तरह की बातें हैं। तो अग्नि को प्रत्यक्ष देवता माना गया इस प्रकार से। अब यहाँ वंश मंडल के जो ऋषि हैं उनको सामूहिक रूप से प्रगाथा कहा जाता है। दूसरे मंडल की बात करते हैं। बृहत्समद ऋषि के द्वारा इसको लिखा गया है और विश्व का पहला अभियांत्रिकी ग्रंथ इसको कहा जाता है। मतलब इंजीनियरिंग की जानकारी इससे प्राप्त होती है, यंत्रों के निर्माण और यंत्रों के रख रखाव से संबंधित। और ये यंत्र कैसे होते थे? कृषि यंत्र होते थे, खेती के काम में इस्तेमाल किए जाते थे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तीसरे मंडल की अगर बात करें तो ये मंडल विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है, ऐसा माना जाता है, जिन्हें कि पहला धर्मगुरु माना गया। और विश्वामित्र कुशिक कुल के थे और वर्ण के हिसाब से एक क्षत्रिय थे। इनका नाम विश्वरथ था और इनके पिता ने इन्हें सत्ता दी, मतलब राज्याभिषेक इनका किया और खुद जंगल की ओर प्रस्थान किया। लेकिन इनके अंदर थोड़ा ईगो वाला भाव था, मतलब ये बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे। वीर तो थे, इसमें कोई संदेह नहीं, और योग्य भी थे, विद्वान भी थे, लेकिन अहंकार का भाव इनके अंदर था। बाद में इनका घमंड जब टूटता है तो इन्हें महसूस होता है कि संसार मिथ्या है और ये संन्यास ले लेते हैं। और उसके बाद एक ब्रह्मर्षि की उपाधि को ये प्राप्त करते हैं लगातार तपस्या करके, और गायत्री मंत्र इत्यादि से लोगों को दीक्षित करते हैं। तो ये एक प्रतापी ऋषि भी थे और राजा भी, दोनों ही। कुशिक कुल से इनका संबंध था, इसलिए इन्हें कौशिक भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो किया गया है उसमें विश्वामित्र के द्वारा ही इसकी रचना की गई थी, आप जानते ही हैं। अनार्यों को आर्य बनाने हेतु ये किया जाता था। अब इसमें कोई वो जाति पाति का भेदभाव नहीं है, मतलब ये है कि जो अशिक्षित लोग थे उनको शिक्षा देने के लिए पहले यही दीक्षा का मंत्र होता था। जैसे गुरु जो है वो दीक्षा देते हैं ना, लोग कहते हैं कि गुरुमुख हो जाना चाहिए, तो गुरु जो है वो कान में मंत्र बताते हैं, आपने सुना होगा, गुरु मंत्र कहा जाता है। तो गुरु के द्वारा जो दीक्षा दी जाती है, पढ़ाई पहले जब शुरू की जाती है, किसी भी चीज़ की स्टडी आप स्टार्ट करते हैं तो पहले गुरु आपको कुछ स्पेशल बातें बताता है कि ऐसे ऐसे अप्रोच रखकर आपको पढ़ना है। तो ठीक वही बात उस समय भी थी। जो अशिक्षित लोग थे, मतलब जिनके अंदर किसी भी तरह का सलीका नहीं था, तौर तरीके नहीं थे, उनको बैठा कर ये शिक्षा दिया करते थे, मतलब उनको साक्षर बनाया करते थे। तो साक्षर बनाने के क्रम में सबसे पहले जो चीज़ उन्हें सिखाई जाती थी वो गायत्री मंत्र था। गायत्री मंत्र की जो स्तुतियाँ हैं, मतलब जो पूरा मंत्र है, उसका मूल अर्थ भी यही है कि अंधकार जो है उससे प्रकाश की ओर हमें ले जाया जाए। और अंधकार कैसा है? अज्ञानता का अंधकार है, और प्रकाश ज्ञान का प्रकाश। अब इसके बाद आप देखें कि गायत्री मंत्र जो है वो सवित्री को संबोधित है। सवित्री का मतलब यहाँ पे सूर्य देव से है, तो भगवान सूर्य का ये मंत्र है। गायत्री का तात्पर्य ये होता है ना कि ये मंत्र जो है इसको गाया गया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्, तो ये गाया गया। और जब गाया गया तो उसी को कहा गया गायत्री, क्योंकि जो गाने से वाणी हमारे मुख से निकली उसको एक देवी की संज्ञा दी, तो उसे गायत्री मानकर संबोधित किया गया। लेकिन मूल रूप से ये सूर्य का मंत्र है। चौथा मंडल जो है वो वामदेव का है। वामदेव भी एक समय देवराज इंद्र की पदवी पर कब्जा कर चुके थे। इंद्र को इन्होंने भगा दिया था और खुद उस सिंहासन पर बैठ गए थे। बाद में इनके कर्म भ्रष्ट होते हैं, इन्हें अहंकार हो जाता है, तो ये वहाँ से अपदस्थ कर दिए जाते हैं। कृषि मंत्रों का इसमें उल्लेख प्राप्त होता है। इसके बाद आता है पांचवा मंडल, और पांचवा मंडल अत्रि ऋषि से संबंधित है। छठवां जो है वो भरद्वाज से संबंधित है। सातवां जो है वो वशिष्ठ से संबंधित है। और वरुण देवता का भी इसमें उल्लेख प्राप्त होता है, उन्हें भी कुछ मंत्र समर्पित किए गए हैं। दशराग्य युद्ध का उल्लेख इसमें प्राप्त होता है, 10 राजाओं का युद्ध, और राजा सुदास की विजय हुई थी, आपने देखा था। मंडूक सूक्त इसमें है। और वेद पाठी ब्राह्मणों की तुलना वर्षा ऋतु में बोलने वाले मेढकों से की गई है। क्या आपको पता है कि सिर्फ नर मेढक ही बोला करते हैं, वही बोल सकते हैं, मादा मेढक नहीं बोल सकती। फिलहाल यहाँ साइंस की बात नहीं करेंगे। तो मेढकों से तुलना क्यों की गई? क्योंकि इस समय तक आते आते जो लगातार मंत्रों का गायन और वाचन हो रहा था उससे कुछ लोगों की आस्था उठ चुकी थी, तो वो मजाक उड़ाया करते थे कि ये वेद पाठी जो लोग हैं ये क्या है, वर्षा ऋतु में बोलने वाले मेढक हैं। आठवां मंडल ये कर्ण ऋषि का है और नौवां मंडल जो है वो अंगिरा का है। इस मंडल के ऋषियों को पावमान्य कहा जाता था। कुल 114 सूक्त इसमें है, सोम देवता को ये समर्पित है। और एफेड्रा नाम का एक पौधा, एफेड्रा एक वानस्पतिक नाम है, तो इस पौधे से सोम की पहचान की जाती है, मतलब इससे सोम रस प्राप्त किया जाता था। तो ये औषधि से प्राप्त होता था, ये कोई शराब नहीं थी। हाँ, इसमें मादकता होती थी। सोम को ही पवमान भी कहते हैं, और चूंकि यह मंडल सोम को ही समर्पित है इसलिए पवमान मंडल भी इसको कहा गया। ब्राह्मण अपना देवता सोम को मानता था। तो इस तरीके से आप इसमें मंडलों के बारे में परिचय प्राप्त कर रहे हैं। 10वें मंडल की चर्चा कर लेते हैं। तो इस मंडल के ऋषियों को महासूक्ता या क्षुद्र सूक्त कहा जाता था। श्रद्धा, कामायनी, इंद्राणी, शची इत्यादि के मंत्र इसमें दिखाई देते हैं। पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, नदी सूक्त, द्युतकर, जुआरी का विषाद सूक्त,
जुआरी को भी विषाद हो गया था, तो वो वाला इसमें दिखाई देता है। जुआरी की पत्नी जो है वो विलाप करती है, तो उसके मंत्र और उसकी जो कहानी है वो आपको मिलती है। हिरण्य गर्भ सूक्त इसमें से प्राप्त होता है। इसके अलावा वाक सूक्त है और सूर्य सूक्त है, इसी मंडल के सब हिस्से हैं और ये सबसे नया है। 10वां मंडल जो है वो सबसे नवीनतम है। तो वैदिक काल को हम पीछे छोड़ते हुए अब चले आते हैं, थोड़ा सा राज्य व्यवस्था को देख लेते हैं। और राजकाज के कामों में हमने पीछे ये देखा था कि किस प्रकार से संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, और उससे भी पहले हमने ये देखा था कि प्रशासनिक ढांचा शुरुआत में कैसा था। तो अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से पदार्पण किया था, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों पर शासन किया जा सकता है, क्योंकि ये पहले से ही गुलामी में जकड़े हुए हैं, तो दोबारा इन्हें गुलाम बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। मुगलों की गुलामी हम पहले से ही कर रहे थे। अब उसमें से अंग्रेज ये समझ लेते हैं कि जो बाकी यूरोपीय हैं उनसे तो हम जीत ही गए हैं, उन्हें भगा चुके हैं। वांडीवाश के बाद वो रास्ता साफ हो जाता है। तो अब नंबर आ गया है कि हम पूरे भारत पर अपना प्रभुत्व जमाएं और यहाँ शासन करें। शासन करेंगे तो यहाँ से हमें एक्सप्लोटेशन करने में यानी शोषण करने में आसानी होगी। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ अपनी सत्ता कायम की, और बक्सर के युद्ध के बाद आप जानते ही हैं कि निर्णायक पूरा सब कुछ हो जाता है। एक बड़ा हिस्सा इनके कब्जे में आ जाता है, जो कि मैदानी हिस्सा और एक बड़ा क्षेत्र था भारत का, और धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में इनकी सत्ता फैल जाती है। तो रेगुलेटिंग एक्ट इस शुरुआत में सबसे पहली कड़ी थी, और उसके बाद क्रमशः इनके सुधार वाले जो जितने भी अधिनियम हैं वो सब आते हैं। और इसमें बीच में एक व्यवधान पड़ता है 1857 की क्रांति के समय, मतलब सत्ता जो है वो उलटते उलटते बचती है, तो अंग्रेज डर जाते हैं और फिर से अपना मॉडिफिकेशन करते हैं और नए सिरे से अपने प्रशासन को यहाँ बनाने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर अब क्राउन के हाथ में सारा नियंत्रण चला जाता है, जो कि पहले भी था लेकिन बीच में कंपनी मध्यस्थ थी। और क्राउन रूल जब शुरू होता है तो कुछ समय तक तो उदारपंथी जो है वो शांत बैठे रहते हैं, लेकिन बाद में असंतोष आ जाता है, मतलब लोगों में गुस्सा फिर से बढ़ने लगता है, क्योंकि इनका शोषण जस का तस जारी रहता है। और बंग भंग के बाद तो सारी स्थितियां बिल्कुल ही उग्र हो जाती हैं, और फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक दूसरा फेज स्टार्ट हो जाता है, जो कि अंत में अपनी सफलता के साथ समाप्त होता है। तो संविधान सभा, आप देखिए संविधान निर्माण की चर्चा भी शुरू हो जाती है, इसी संघर्ष में वो भी चल रही थी। तो संविधान सभा कब गठित हुई, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्या प्रक्रिया थी, उसको हम देखेंगे। 1934 में पहली बार ये विचार रखा गया था, मतलब ये सोच बहुत पहले से चल रही थी, संविधान सभा के गठन का विचार। और किसके द्वारा रखा गया था, M.N. रॉय के द्वारा। रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे, और वामपंथियों का दिमाग बहुत तेज चलता है। लोग इनकी लाख बुराई करें या सत्ता विरोधी करके इन्हें गद्दार ठहरा दें, लेकिन इनके दिमाग की जो ताकत है वो काफ़ी तेज होती है। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इन्होंने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी, अंग्रेजों से मांग की गई थी। 1938 में, ये समय याद रखिएगा, डेट इसमें इंपॉर्टेंट है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। भारत के संविधान के निर्माण का हक अंग्रेजों को नहीं है, वो यहाँ के नागरिकों को है, ऐसा यहाँ के नेताओं ने स्पष्ट किया। और कोई बाहरी हस्तक्षेप हमें नहीं चाहिए, हम अपना संविधान बनाने में सक्षम हैं। शुरुआत में तो अंग्रेज नहीं मानते हैं, वो तमाम साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर जाते हैं और ये देखते हैं कि भारतीय जो है वो संविधान बनाने के काबिल भी हैं या नहीं, लेकिन बाद में उन्हें महसूस हो जाता है कि ये बीच में मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना खतरे से खाली नहीं, तो वो पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि भाई अपना संविधान बना लीजिए। तो हम भारतीय लोग जो है वो अपना संविधान बनाते हैं, लेकिन समस्या ये है कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था अंतिम, उसी में से ज़्यादातर चीज़ों को हमने ले रखा है, मतलब उधार ले रखा है, तो ढांचा वही रह गया। और ढांचे में जब परिवर्तन नहीं हुआ तो व्यवस्था में कहीं ना कहीं वही अंग्रेजियत बची हुई है। अब यहाँ आप देखें कि नेहरू जी की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से, मतलब इसके सिद्धांतों को स्वीकार किया कुल मिलाकर, और सिद्धांत स्वीकार किया मतलब पूरा ही माना। और 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से इसी को थोड़ा मॉडिफाइड करके यानी परिवर्धित करके पेश किया गया, लेकिन वो स्वीकार नहीं हुआ। आप जानते ही हैं कि ये कोई सफल यहाँ प्रस्ताव तो था नहीं। 1940 में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा पहली बार स्वीकार की गई मांग के तौर पे हम इसे देखते हैं। 1942 में भारत छोड़ो शुरू हो जाता है, लेकिन उससे भी पहले क्रिप्स मिशन की बात करते हैं। तो कैबिनेट मंत्री थे ब्रिटिश सरकार के और इनका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, इन्हीं के नाम से क्रिप्स मिशन आता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य और एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ ये भारत आते हैं, वही क्रिप्स मिशन भारत आया। और संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था, क्योंकि बीच में अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, जो कि 1939 से अनवरत चलता है 1945 तक। और बीच में जब तक हिटलर जिंदा रहता है और ताकतवर रहता है, तब तक मित्र राष्ट्रों की बोलती बंद रहती है। मतलब ब्रिटेन की उन्होंने खटिया खड़ी करके रखी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि ये लोग हार जाएंगे, आतंक का माहौल पैदा कर दिया था। तो इस तरह की स्थितियां थी। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन शर्त ये थी कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध में पहले सपोर्ट तो आप करिए। मतलब भारतीय लोगों से ये अपेक्षा थी कि ये सैनिक सहयोग और यहाँ के जो नेता हैं वो सपोर्ट देंगे ब्रिटेन को। और भारतीय लोगों के मन में ये डर था कि जर्मनी और जापान जो है वो ब्रिटेन और जो मित्र राष्ट्र हैं उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम ब्रिटेन की कॉलोनी हैं, मतलब ब्रिटेन का उपनिवेश हैं,
तो निश्चित तौर पे हमला हमारे ऊपर भी हो सकता है। तो जापानी आक्रमण का खतरा ये सबके मन में समाया हुआ था। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या हो सकता है। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग इसके पक्ष में नहीं थी और मुस्लिम लीग की मांग ये थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, क्योंकि तब तक इनके दिमाग में जो पाकिस्तानी कीड़ा है वो घुस गया था और इन्हें चाहिए था अलग से राष्ट्र। और मूल रूप से बाकियों को चाहिए या ना चाहिए, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को ज़रूर चाहिए था। वो शुरुआत में भले ही एकदम से निरपेक्ष बात किया करते थे और गांधी जी से उन्होंने कहा था कि भाई धार्मिक मामलों को राजनीति में मत घुसाइए, नहीं तो राजनीति विषैली हो जाएगी। और बाद में उसी धर्म की आड़ लेकर ये अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा सिद्ध करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि इन्हें महसूस हो जाता है कि हम योग्य आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धि मेरे पास भी है। लेकिन अगर भारत आज़ाद हुआ, जो कि होगा, ये सभी जानते थे कि देश आज़ाद होगा, कब होगा ये नहीं जानते थे, लेकिन वो समय नज़दीक। तो देश आज़ाद हुआ तो जो बाकी नेता हैं जो अभी ऊपरी शीर्ष पर बैठे हुए हैं वही अपनी सत्ता संभाल लेंगे, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन जाएंगे, मेरे हाथ तो कुछ नहीं लगेगा। तो ऐसे में अगर हमें सर्वोच्च पद चाहिए, मतलब राजनीति में शीर्ष स्थान चाहिए, तो हमें एक अलग देश बनाना पड़ेगा। और ये वाली मानसिकता लेकर इन्होंने इस पूरे विभाजन के आंदोलन को सपोर्ट किया था। अब यहाँ आप देखेंगे कैबिनेट मिशन आता है भारत में, और जब कैबिनेट मिशन आता है तो इसमें 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया गया था। लेकिन संविधान सभा के निर्माण की योजना जब इसके द्वारा सामने रखी जाती है तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक हद तक संतुष्ट हो जाती है। कुछ इसमें फेरबदल हल्का फुल्का होता है। संविधान सभा का गठन जो है, अब यहाँ कैबिनेट मिशन की पूरी बातें थी, उसको सुनने के बाद जो बड़े बड़े नेता हैं वो फैसला लेते हैं कि इसके प्रस्तावों के तहत अब संविधान सभा का गठन होना चाहिए। 1946 में नवंबर में इसका गठन होता है और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर नवंबर 1946 में गठित किया गया था। तो सिफारिश किसकी थी वो आप देखिए, ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश थी। कुल 389 सदस्य संविधान सभा में होने थे। संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या तय की गई थी वो 389 थी और इसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें जो थी वो देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन जो मुख्य आयुक्त के जो प्रांत हैं प्रत्येक में से एक का किया जाना था, तो उनसे किया जाएगा। इसमें विभाजन को थोड़ा सा ध्यान देना है। 389 में मतलब इसमें आप जो जोड़ घटाना है उसको देखिए तो 296 प्लस 93 यानी 93 ब्रिटिश भारत प्लस रियासतें। इसी तरीके से 296 में 292 और 4 का अगर आंकड़ा देखें तो 11 राज्यपालों के जो प्रांत थे वो 292 में आते हैं और मुख्य आयुक्तों वाला 4 है, प्रत्येक से एक। प्रत्येक प्रांत और रियासतों, अब रियासतों में जो छोटे राज्यों के मामले हैं या राज्यों के समूह हैं, कई बार ऐसा होता था कि कई सारे राज्यों को एक शासक संभाल रहा होता था या बहुत से राज्यों के शासक एक बड़े राजा के अधीन होते थे। तो वो जितने भी तरह की प्रिंसली स्टेट हैं उनको उनकी संबंधित आबादी के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। सब कुछ यहाँ आबादी पर निर्भर था, जैसी तादाद है उसी के हिसाब से काम होगा। मोटे तौर पे प्रति 10 लाख आबादी के लिए 1 सीट आवंटित की जानी थी और 1 सीट प्रति 10 लाख के हिसाब से आप इसे जानते हैं। तो ये वाला याद रखिएगा, इसमें कोष्टक में सिर्फ इसीलिए दिया है कि ये रेशियो आपको पता रहे। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 3 प्रमुख समुदायों, और 3 समुदाय कौन कौन से, तो मुस्लिम, सिख और जनरल का मतलब उसमें सभी आ जाते थे, सिर्फ मुसलमानों और सिखों को बाहर कर दिया गया, उन्हें अलग रखा गया। तो इनके बीच में बांट दिया गया। जो विभाजन की नीतियां अंग्रेजों की शुरुआत से थी, बंग भंग के समय इनकी मंशा स्पष्ट हो जाती है, धर्म के आधार पर फूट डालना इनका पर्पस था। बाद में इसे ये और चौड़ा ही करते जाते हैं। बीच बीच में जितने भी अधिनियम आते हैं उसमें सांप्रदायिक निर्वाचन को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और विभाजन के लिए पूरी कोशिश की जाती है और अंत में वो सफल होती है। यहाँ आप ये भी देखिए कि प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों को उस समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रांतीय विधानसभा में चुना जाना था और मतदान एकल संक्रमणीय माध्यम के आनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि द्वारा किया जाना था। रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासतों के प्रमुखों के द्वारा मनोनीत किया जाना था। ये सब आप देख रहे हैं। संविधान सभा के लिए जब संविधान सभा का गठन हो जाता है तो उसके बाद इसके लिए चुनाव शुरू होते हैं और संविधान सभा के चुनाव ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई-अगस्त 1946 में हुए थे। चुनाव 1946 में 296 सीटों पर हुए थे। तो सीटों की संख्या यहाँ पर पूछी जा सकती है या बहुत सारे स्टेटमेंट देकर उसमें सही गलत पूछा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी। छोटे समूहों को और निर्दलीय उम्मीदवारों को शेष 15 सीटें मिली थी। तो 296 में अगर आप देखें तो 208 यहाँ आप देख रहे हैं, 208 और 73, मतलब 208 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और 73 जो है वो मुस्लिम लीग का। इस तरीके से पूरा जो सीटों का आवंटन था वो किया गया था। अब देसी रियासतों के लिए सीटों का आवंटन तो कर दिया गया, लेकिन देसी रियासतें अभी अपने ही रंग में थी। वो राजशाही वाला जो जुनून था वो इनके ऊपर से उतरा नहीं था, तो ये एकाकार नहीं हो पा रहे थे। वो तो बाद में होते हैं जब इन्हें ज़बरदस्ती जोड़ा जाता है। कुछ तो अपनी स्वेच्छा से आ जाते हैं, कुछ जो है वो आनाकानी करते हैं।
तो ये रजवाड़े जो थे इसमें इन्होंने जो आवंटन की प्रक्रिया थी 93 सीटें भी नहीं भर पाई। वजह क्या थी कि इन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का फैसला किया कि संविधान बन रहा है वो तो आम जनता के लिए और हम आम आदमी थोड़े ही हैं। ये वाली जो मानसिकता है वो इनके अंदर थी। और भी तमाम विसंगतियां थी, सिर्फ इतनी ही नहीं थी, लेकिन एक मोटी जो विसंगति है वो यही दिखाई देती है। अब संविधान सभा की कार्यप्रणाली को आप देखेंगे तो 9 दिसंबर 1946 ये जो तारीख है, संविधान सभा ने पहली बैठक अपनी की थी और मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया था। पाकिस्तान के एक अलग राज्य के तौर पे जो गठन की बात है उसको बल दिया गया। पूरी तारीखें आपको याद रखनी होगी, ये यहाँ पे निर्देश दिया गया है, तो सही बात है क्योंकि तारीखें पूछी जा सकती हैं। इस प्रकार से बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया था और सबसे पुराने सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फ्रांसीसी प्रथा का इन्होंने पालन किया था। अब यहाँ पे हमने अलग अलग देशों से प्रेरणा ली है, तो फ्रांसीसी परंपरा का पालन करते हुए विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये स्थायी सदस्य चुने जाते हैं, मतलब माफ कीजिए जो स्थायी अध्यक्ष का पद है उस पर चुने जाते हैं। इस प्रकार से दोनों HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी इनको विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो दूसरे शब्दों में अगर कहें तो विधानसभा में सिर्फ 2 उपाध्यक्ष थे। 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन ये संविधान को बनने में लगा हुआ समय है। कुल मिलाकर संविधान सभा की इस बीच में 11 बैठकें होती हैं। ये 2 साल करीब 3 साल का मोटे तौर पे ये समय है। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, यानी मोटे तौर पे आप कह सकते हैं 3 साल। तो 11 बैठकें इस बीच में हुई थी। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों को खंगाला था, अध्ययन किया था और उसके प्रारूप पर करीब 114 दिन तक विचार होता है और अंत में संविधान का निर्माण होता है और एक बड़ी धनराशि इसमें खर्च होती है। 64 लाख रुपए इसमें व्यय होता है। 26 नवंबर 1949 को 11वां सत्र जो आखिरी दिन था उस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया और इस 11 सत्रों को अगर छोड़ दिया जाए तो संविधान पर सदस्य के हस्ताक्षर के लिए संविधान सभा की बैठक होती है अंततः 24 जनवरी 1950। सभी ने हस्ताक्षर किया, यानी सभी ने इस पर सहमति दर्ज की। सेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव जिन्हें कहा जाता है, इन्हें विधानसभा के संविधान सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। और कुल मिलाकर बात यह है कि अभी 26 नवंबर 1949 की जो तारीख है भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। तो प्रस्तावना में आप देखते हैं वो तारीख दी हुई है। संविधान के अंगीकरण की तारीख का हमें इस प्रस्तावना से पता चलता है। पूर्ण रूप से लागू होता है गणतंत्र दिवस के दिन, यानी 26 जनवरी 1950। 15 अगस्त तो माउंटबेटन को अच्छा लगा इसलिए उन्होंने तय किया, लेकिन असली तारीख जो हमारी ओर से आज़ादी की तय की गई थी तो वो रावी की शपथ जो आप देखते हैं लाहौर अधिवेशन वाला, तो उसमें तय किया गया था कि 26 जनवरी को आज़ादी का पर्व मनाया जाएगा। तो वो तारीख जो है वो गणतंत्र दिवस के तौर पे हम मनाते हैं। तो यहाँ तक हमने संविधान के निर्माण की कुछ आंशिक प्रक्रियाओं से रूबरू होने का काम किया है। उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ सामान्य ज्ञान देख लेते हैं। शिक्षा से संबंधित विभाग और उनके स्थापना के वर्ष यहाँ दिए हुए हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है, 1981 में इसका गठन हुआ था। मतलब विभाग का नाम है और साथ में गठन का वर्ष है, तो सिर्फ आपको इसमें तारीखें याद रखनी होगी। ये 1981 का है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ये 1972 का है, जबकि उत्तर प्रदेश अनुसंधान परिषद ये 1989 की है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है ये कानपुर में स्थित है, इसकी लोकेशन, और 1997 में ये गठित किया गया था। हृदय रोग संस्थान और JK कैंसर संस्थान ये भी कानपुर का है। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग ये 1958 में इसका गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ये 1976 का है। हिंदी संस्थान भी 1976 का है और उर्दू को द्वितीय राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई थी 1989 में। प्रदेश का पहला हिंदी पत्र है बनारस अखबार, ये प्रदेश का है, ध्यान दीजिएगा। 1845 में इसका प्रकाशन होता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान ये सैफई इटावा में है। 2005 में इसका गठन हुआ था और पहला उर्दू पत्र है सरदल अखबार, इसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। महत्वपूर्ण मेले को देख लेते हैं। मेले, उत्सव इत्यादि पूछ ही लिए जाते हैं। तो हरिदास जयंती मेला ये निधिवन में लगता है। यहाँ मेले और स्थान दिया हुआ है कि कहाँ लगता है। तो हरिदास जयंती मेला ये निधिवन, मतलब वृंदावन और निधिवन वाला जो क्षेत्र है मथुरा जिले का, वहाँ पर लगता है। मुड़िया पूनो ये गोवर्धन क्षेत्र में लगता है, गोवर्धन पर्वत क्षेत्र मथुरा। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है। श्रृंगीरामपुर मेला और मकनपुर ये फर्रुखाबाद में लगता है, जबकि सैयद सालार का जो मेला है ये लगता है बहराइच में। ढाई घाट का मेला शाहजहांपुर, फागुन मेला रामपुर, उत्तरायणी मेला बरेली में लगता है और तिगरी मेला अमरोहा में लगता है। गोविंद साहब का मेला अम्बेडकर नगर में लगता है। खिचड़ी मेला गोरखपुर का है, मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होता है। रामायण मेला ये अयोध्या धाम, चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर जो है वहाँ पे आयोजित किया जाता है। सोरो मेला कासगंज में लगता है। झूला मेला ये सावन के महीने में मथुरा, अयोध्या धाम और अलग अलग स्थानों पर लगता है। जैसे वाराणसी में ही आप आइए, मानस मंदिर क्षेत्र जो है वहाँ पे झूलों का आयोजन होता है। ध्रुपद मेला ये वृंदावन और वाराणसी दोनों में लगता है। विंध्याचल देवी का मेला ये मिर्जापुर विंध्याचल क्षेत्र है, वहाँ पर लगता है। देवछठ मेला ये दाऊजी में लगता है, यानी मथुरा क्षेत्र। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ पर लगते हैं तो मथुरा में लगते हैं।
यहाँ आपने मेलों के बारे में जानकारी देखी। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण महोत्सव और उनके स्थान देख लेते हैं। तो बिठूर गंगा महोत्सव ये कानपुर का है, यहाँ आप देख रहे हैं। कबीर उत्सव, मगहर उत्सव या मगहर महोत्सव इसको कहा जाता है, ये मगहर का है, संत कबीर नगर का। सैफई महोत्सव ये जनवरी में सांस्कृतिक कार्यक्रम के तौर पे इसका आयोजन होता है, मतलब पूरे जनवरी में ये आयोजित होता है। सैफई इटावा इसका क्षेत्र है, जबकि सरधना वाला जो है वो मेरठ में आयोजित होता है। ये महोत्सव जो है ये मेरठ का है। गोरखपुर महोत्सव गोरखपुर में ही आयोजित होगा, ठीक, लेकिन इसका जो समय है वो जनवरी में होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम ये भी है। शॉपिंग फेस्टिवल ये नोएडा का है, गौतम बुद्ध नगर। और झांसी महोत्सव ये झांसी का है। आयुर्वेद से संबंधित ये है। आयुर्वेद से संबंधित क्यों है? क्योंकि आयुर्वेद की जो सबसे अच्छी और नामी कंपनी है वैद्यनाथ, वो यहीं पर मूल रूप से उसकी स्थापना हुई थी। बाद में उसकी बहुत सारी ब्रांचेस बढ़ गई, जैसे वैद्यनाथ नोएडा को आप देखते हैं, वैद्यनाथ झांसी मूल रूप से है। तो ये यहीं से निकली हुई थी, तो उसी के उपलक्ष्य में। और इसके साथ साथ बुद्ध महोत्सव को आप देख रहे हैं, ये सारनाथ वाराणसी का है। कन्नौज महोत्सव कन्नौज का है। और काम्पिल्य उत्सव जो है ये जैन मंदिरों के संदर्भ में है, फर्रुखाबाद का है। अब सामान्य हिंदी को देख लीजिए। विलोम शब्दों को हम देख रहे थे, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं और विलोम दिया है। सच्चरित्र जो शब्द है इसका विलोम होता है दुष्चरित्र। सच्चरित्र का मतलब क्या होता है? अच्छे चरित्र वाला, निर्मल चरित्र वाला। दुष्चरित्र का मतलब है जिसका कि चरित्र दूषित हो या फिर बुरा हो। सजीव का निर्जीव होता है। सटा का हटा होता है। सटा मतलब जो नज़दीक है, हटा मतलब जो दूर है। सतर्क का असतर्क होता है, या बेपरवाह भी कह सकते हैं, लेकिन वो शब्द जो है वो दूसरी भाषा में चला जाएगा, इसलिए इसमें उपसर्ग लगाकर काम चलाते हैं। सत्कर्मी का कुकर्मी और दुष्कर्मी दोनों हो सकता है। सत्यवादी का असत्यवादी होगा और सदय का निर्दय हो जाएगा। सदाशय का दुराशय, सद्धत का दुर्वृत्त और सन्निहित का असन्निहित, यहाँ उपसर्ग लगाकर काम चलाएंगे। सच्चे का झूठा, सजीवता का निर्जीवता, जबकि सतर्क का असतर्क हमने यहाँ देख ही लिया है। सतर्कता का वही असतर्कता, इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं है, सिर्फ प्रत्यय जोड़ दिया गया है। सत्कार का तिरस्कार, सत्यशील का असत्यशील, सदाचार का दुराचार और अनाचार दोनों हो सकता है। जो आपको वहाँ पर मिले विकल्प में उसको चुनिएगा। सदुपयोग का दुरुपयोग, सद्व्यवहार का दुर्व्यवहार, सफल का असफल, विफल और निष्फल। इसके बाद सजल का निर्जल है, सज्जन का दुर्जन, सठ और खल, ये तीनों ही हो सकता है। सतर्कता का असतर्कता हो जाएगा, जबकि सत्कर्म का अपकर्म, कुकर्म और दुष्कर्म हो जाएगा। मतलब तीनों में से जो वहाँ मिले उसे चुन लीजिएगा। सत्य का असत्य, सत्संग का कुसंग, सदाचारी का दुराचारी, अनाचारी दोनों हो सकता है। सद्भाव का दुर्भाव, सनात का अनाथ, सफलता का असफलता या विफलता भी हो सकता है। इसी क्रम में सबल का दुर्बल और निर्बल दोनों हो सकता है। सभ्य का इतने सारे यहाँ पे देख रहे हैं आप, असभ्य, ये उपसर्ग लगाकर बनाया गया है। उसके साथ उजड्ढ और बर्बर, इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है। समझदार का बेसमझ, नासमझ और नादान तीनों हो सकता है। समय का असमय, कुसमय दोनों हो सकता है। समर्थक का विरोधी हो जाएगा, समर्थित का असमर्थित हो जाएगा। समान का असमान हो जाएगा, समास का व्यास हो जाएगा। समीपवर्ती का दूरवर्ती हो जाएगा। समूल का निर्मूल हो जाएगा। सम्मति का असम्मति हो जाएगा और सम्मुख का विमुख हो जाएगा। सबाद का निर्बाध आपने देखा ही। समंजित का असमंजित हो जाएगा। समतल का असमतल और खुरदुरा दोनों होता है, दोनों ही आप लिख सकते हैं। समरूप का असमरूप होता है। समर्थता का असमर्थता होता है और समष्टि का व्यष्टि होता है। समानता का असमानता, समीप का दूर, समीचीन का असमीचीन, समृद्धि का विनाश, सम्मान का असम्मान या अपमान या अवमान, ये तीनों ही हो सकते हैं। सरल का कठिन, कुटिल और वक्र, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। सभय का निर्भय, सभय मतलब जो भयभीत है। सम का विषम और असम दोनों हो सकता है। असम का मतलब वो प्रदेश असम नहीं, असम मिजोरम नागालैंड वाला नहीं। यहाँ पर असम, सम में हमने क्या किया है? अ उपसर्ग जोड़ दिया है, यानी जो सम ना हो। विषमता भी हो सकता है। समता का विषमता है तो वैसे ही सम का विषम हो सकता है। समता का असमता भी हो सकता है, लेकिन असमता उतना बेहतर नहीं है, इसका विषमता ज़्यादा बेहतर है। समर्थ का असमर्थ है। समर्थन का विरोध और खिलाफत दोनों हो सकता है। समस्त का असमस्त, वैसे कोशिश करिएगा कि जिस भाषा का शब्द है उसी भाषा में उसका विलोम लिखा जाए। तो खिलाफत शब्द जो है वो हिंदी का नहीं, तो आप इसमें असमर्थता ही लिख सकते हैं, माफ कीजिए, समर्थन का विरोध ही लिख सकते हैं। इसके बाद समस्त का असमस्त है। समाप्त का व्याप्त होता है, ठीक, व्याप्त भी लिख सकते हैं, असमाप्त भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप देखें समीपता का दूरी है। इसके बाद समीपस्थ है, इसका दूरस्थ हो जाएगा। ये स्थित से अच्छा यहाँ दूरस्थ सही रहेगा। और उसके बाद सम्मत का असम्मत आप देख रहे हैं। सम्मानित का अपमानित और उपेक्षित दोनों हो सकता है। सरस का नीरस और शुष्क दोनों हो सकता है। इसी क्रम में आगे देखते हैं तो सर्वत्र का कहीं कहीं, यहाँ आप देखें सर्वत्र का कहीं कहीं, सवाल का जवाब, असक्त का शक्त या सशक्त दोनों लिख सकते हैं। ससीम का निसीम और असीम दोनों हो सकता है। सहनीय का असहनीय, सहयोगी का प्रतियोगी, सहिष्णुता का असहिष्णुता, सह्य का असह्य, सरल का कठिन, कुटिल वक्र, सलज्ज का निर्लज्ज, सविकार का निर्विकार, सशस्त्र का निशस्त्र, सस्ते का महंगा, सहमत का असहमत, सहित का रहित और विहीन दोनों हो सकता है। सही का गलत, सांप्रदायिक का असांप्रदायिक, सवर्ण का असवर्ण, सशंक का निशंक, सशुल्क का निशुल्क। इसके बाद सहज का कठिन, सहमति का असहमति, सहिष्णु का असहिष्णु, सहृदय का हृदयहीन और सांसारिक का पारलौकिक। ये कुछ विलोम शब्दों को हमने देखा। कुछ करंट अफेयर को देख लेते हैं।
तो यहाँ डिफेंस इवेंट्स दिए हुए हैं, मतलब रक्षा संबंधी घटनाएं दी हुई हैं, और स्थान दिया है, विवरण उनके बारे में दिया है कि क्या डिटेल हो सकती है। तो ये 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, इसका नाम है वगीर, और इसकी पहली समुद्री यात्रा संपन्न हुई। भारत इसका स्थान है, निश्चित तौर पे भारत ही स्थान है, तभी हम इसकी चर्चा इतने प्रमुखता से कर रहे हैं। भारतीय नौसेना की कलवरी श्रेणी में ये आती है। कलवरी श्रेणी, इसकी श्रेणी याद रखिएगा। प्रोजेक्ट 75 की ये पाँचवें नंबर की पनडुब्बी है, इसका नाम है वागीर, और 1 फरवरी 2022 को अपनी समुद्री परीक्षण यात्रा को ये शुरू करती है। इसका जलावतरण यानी इसकी लॉन्चिंग जो है वो नवंबर 2020 में मझगांव डॉकयार्ड जो मुंबई का है वहाँ से की गई थी। फ्रांस की DCNS और भारत का जो मझगांव डॉकयार्ड है, मतलब शिप बिल्डर्स लिमिटेड कंपनी है ये, तो इनके मध्य में एक तकनीकी हस्तांतरण समझौता हुआ था, और उसी के आधार पे जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, इसने मुंबई में इन पनडुब्बियों का निर्माण किया था। तो ये पनडुब्बियाँ बनाई गई थी फ्रांस के सहयोग से। इसके बाद अभ्यास मिलन है, ये विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ, 2022 का इसका संस्करण था, और नौसेना का ये बहुपक्षीय अभ्यास है। द्विपक्षीय आप देखते हैं, वैसे ही ये बहुपक्षीय है। नवीनतम संस्करण इसका 25 फरवरी 2022 को जो सिटी ऑफ डेस्टिनी के रूप में जाने जाने वाला शहर है विशाखापत्तनम को सिटी ऑफ डेस्टिनी भी कहा जाता है, तो यहाँ पर इसे संपन्न किया गया। और मिलन नाम का ये जो अभ्यास है, इसका विषय था, हर अभ्यास का कुछ ना कुछ थीम होता है या हर आयोजन का होता है, तो कैमरॉडरी, कोहेजन, कोलेबोरेशन, ये इसमें जो है ये इसका थीम वाक्य था, क्योंकि ये अंग्रेजी के शब्द हैं, यहाँ सिर्फ उच्चारण दिया हुआ है। कोविड-19 के कारण मिलन का जो 2020 का संस्करण था उसको कैंसिल कर दिया गया, बीच में ये हो नहीं पाया, तो अभी 2022 में हुआ है। यहाँ हवासोंग 12 मिसाइल की बात हो रही है, जो कि नाम से पता लग रहा है कि ये किसी कोरियन कंट्री की होगी, तो उत्तर कोरिया है, ये दक्षिण कोरिया नहीं है, याद रखिएगा। 30 जनवरी 2022 को उत्तर कोरिया ने अपनी हवासोंग 12 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, और 2017 के बाद देश के द्वारा किया गया पहला परमाणु सक्षम मिसाइल परीक्षण ये था। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। तो यहाँ आप देश याद रखेंगे और डेट याद रखेंगे। इसके अलावा ये इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका प्रकार भी आप याद रख सकते हैं। 5वां पोत है ICGS, और ये भारत में, मतलब भारत के ही संदर्भ में है। इसका नाम है सक्षम, इसे नाम दिया गया है सक्षम। और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 5 कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल परियोजना का जो 5वां और अंतिम पोत है ICGS सक्षम, इसको डिलीवर किया है, यानी इससे पहले 4 और विकसित हो चुके हैं। और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा 26 अगस्त 2016 को रक्षा मंत्रालय के साथ 5 CGOPV के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये पीछे की डेट है, मतलब ये अनुबंध जो है वो पीछे का है, 2016 का, और अभी इसका जो अंतिम पोत है उसको बनाकर दिया गया है। इसके बाद जो अगला मुद्दा है उसमें आधुनिक तकनीकों पर आधारित रक्षा भूमि का सर्वेक्षण हुआ, और रक्षा संपदा महानिदेशालय यानी डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस स्टेट, जिसे कि आप DGDE कहते हैं, फरवरी 2022 में इसने आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए करीब 17.78, यहाँ आप देखें कितनी बड़ी तादाद है, इतने लाख एकड़ रक्षा भूमि के सर्वेक्षण का अभ्यास पूरा किया है। मतलब इतने लाख एकड़ जो रक्षा भूमि है उसका सर्वे किया गया, वहाँ की जो दिक्कतें हैं या वहाँ की जो विसंगतियाँ हैं उनका पता लगाया गया, और ये अभ्यास पूरा हो गया है। आज़ादी के बाद ये अपने आप में पहली पहल है इस प्रकार की। खैबर बस्टर मिसाइल का अनावरण किया गया ईरान के द्वारा, और ये नई मिसाइल है, फरवरी 2022 में इसका अनावरण हुआ। खैबर बस्टर इसका नाम है। भारत के संदर्भ में फिर लौट आते हैं। भारत को 3 और राफेल फाइटर जेट मिले हैं, और फ्रांस से ये डील हो रही थी, राफेल पे अच्छा खासा हंगामा भी हुआ। ये लड़ाकू विमान है, और भारतीय वायुसेना को अब तक कुल 35 राफेल प्राप्त हो चुके हैं। 36वां और अंतिम विमान मार्च-अप्रैल 2022 तक भारत पहुंचेगा, जो कि पहुंच चुका, और यह एक प्रशिक्षक विमान होगा, मतलब ट्रेनिंग देने के लिए भी तो कोई चाहिए। इसके बाद ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते को आप देखिए। नन्हे फरिश्ते से मालूम हो रहा है कि बच्चों से संबंधित है। तो देश भर के रेलवे स्टेशनों से करीब 1045 बच्चों को बचाया गया है RPF के द्वारा, यानी जो रेलवे सुरक्षा बल है उसके द्वारा, और इसमें 701 लड़के और 344 लड़कियां हैं। तो इन बच्चों को संकटों से बचाया गया। अलग अलग तरह की दिक्कतें होती हैं, उसमें ये भी दिक्कत हो सकती है कि कभी कभी ये छूट जाते हैं, मतलब अपने माता पिता से या अपने परिजनों से अलग हो जाते हैं, तो उस स्थिति में भी इनका रेस्क्यू करना। राष्ट्रपति के बेड़े की समीक्षा, ये विशाखापत्तनम में इसका जो आयोजन स्थल है वो दे रखा है। माननीय राष्ट्रपति और भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर, तो राष्ट्रपति ही सर्वोच्च कमांडर होता है, तो आप पॉलिटी में वैसे भी पढ़ते हैं। उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने 21 फरवरी 2022 को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के बेड़े की समीक्षा की थी। और इस बार भारतीय नौसेना ने बेड़ा समीक्षा यानी जो फ्लीट रिव्यू कहा जाता है उसके 12वें संस्करण के दौरान, याद रखिएगा ये 12वां संस्करण है, इसके दौरान स्वदेशी रूप से निर्मित अपने नवीनतम अत्याधुनिक लड़ाकू प्लेटफॉर्म पर लड़ाकू प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पे प्रदर्शन किया, और विशाखापत्तनम दूसरी बार इसकी मेजबानी कर रहा है। अगला जो इसमें आप देख रहे हैं वो भारत जापान का संयुक्त अभ्यास था, जिसका नाम था पूर्व धर्म गार्जियन, और ये 2022 का संस्करण था। 27 फरवरी, और इसका जो वेन्यू है वो कर्नाटक है, राज्य के तौर पर कर्नाटक। 27 फरवरी से लेकर 10 मार्च 2022 तक भारत और जापान के बीच में ये सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ,
और ये इसका तीसरा संस्करण था। एडिशन भी आपको पता होना चाहिए। और बेलगवी, जिसे कि बेलगाम भी कहा जाता है, कर्नाटक का ये क्षेत्र, यहाँ पर इसको आयोजित किया गया। तो यहाँ तक हमने देखा। अब इसके बाद चलते हैं निधन की ओर, किसका किसका देहांत हुआ है और वो किस क्षेत्र से संबंधित महारथी था। तो इसमें स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को पहले देखिए, महान गायिका थी, इनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। 28 सितंबर 1929 को इनका जन्म हुआ था। मराठी और कोंकणी संगीतकार थे इनके पिता, और उनका नाम था दीनानाथ मंगेशकर, और इनका पूरा ही परिवार संगीत से जुड़ा हुआ था। तो इनके घर में इनका जन्म होता है। इनका मूल नाम हेमा था, बाद में इन्हें लता नाम दिया जाता है। लंदन में रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली ये पहली भारतीय बनी थी 1974 में। और पुरस्कार और सम्मानों की तो कोई कमी नहीं है। भारत रत्न इन्हें 2001 में मिला था, यहाँ आप देखिए समय भी दिया हुआ है। पद्म विभूषण इन्हें प्राप्त हो चुका है 99 में, 69 में इन्हें पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1989 में दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार ये 1959, 63, 66 और 70 में इन्हें प्राप्त हुआ है कई बार। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 72, 74 और 90 में प्राप्त हुआ है। और फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑफिसर ऑफ द लीजन, ये ऑनर है एक तरह का, जैसे अपने यहाँ सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक वैसे ही। तो ये 2009 में इन्हें दिया गया था। इसके बाद शकुंतला चौधरी को आप देख रहे हैं। तो शकुंतला चौधरी ये स्वतंत्रता सेनानी थी और गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता थी। इन्हें शकुंतला बाई देव के नाम से भी जाना जाता था। पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें 2022 में भारत सरकार ने सम्मानित किया था और ये 102 वर्ष की थी। चन्नवीरा कानवी को आप देखिए, समन्वय कवि के रूप में इन्हें जाना जाता था, सुलह के कवि के तौर पे। साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें 1981 में प्राप्त हुआ था और कन्नड़ भाषा के ये प्रतिष्ठित कवि थे। इसके अलावा लेखक भी थे, सिर्फ कविताएं नहीं लिखते थे, गद्य की भी रचना करते थे। आर राजा मोहन को आप देख रहे हैं। दशकों तक भारतीय खगोलीय भौतिकी संस्थान यानी जो IIA है बेंगलुरु में एक खगोल शास्त्री के तौर पर इन्होंने काम किया था। स्वतंत्र भारत में पहली बार क्षुद्र ग्रहों की खोज का नेतृत्व इन्होंने किया था और कल्कि प्रोजेक्ट के लिए इन्हें ज़्यादा जाना जाता है। भारत में नए क्षुद्र ग्रहों की संख्या, मतलब क्षुद्र ग्रह जिसकी संख्या 41-30 थी, उसका भी खोज किया था। तो क्षुद्र ग्रहों के बारे में काफ़ी रिसर्च इन्होंने किया था और काफ़ी अच्छी अच्छी खोजें की थी। 104 वर्षों में भारत में खोजा गया ये पहला क्षुद्र ग्रह था जो कि इन्हीं के द्वारा खोजा गया था। इसके बाद प्रवीण कुमार सोबती का नाम आता है और प्रवीण कुमार सोबती जी ने आप जानते हैं प्रवीण कुमार के नाम से ज़्यादा भीम का किरदार इन्होंने निभाया था BR चोपड़ा की जो महाभारत थी उसमें। दिल टॉल इनका अच्छा था और पहलवान थे, मूल रूप से एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले एथलीट थे। इन्हें आपने देखा। इसके बाद बप्पी लाहिड़ी को आप देख रहे हैं। ये प्रसिद्ध संगीतकार और गायक थे। 69 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हुआ। बप्पी दा के नाम से ये लोकप्रिय थे और वैसे इनका पूरा नाम था आलोकेश लाहिड़ी। आगे आप देखें संध्या मुखर्जी के बारे में। ये महान बंगाली गायिका थी, गीताश्री के तौर पर इन्हें जाना जाता था। प्रसिद्ध गायिका, गीताश्री नहीं बल्कि गीतश्री इन्हें कहा जाता था। 2011 में बंगाल सरकार के द्वारा पश्चिम बंगाल के सर्वोच्च सम्मान बंग विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया और संध्या ने पहला गाना 1945 में रिकॉर्ड किया था और दुर्गा पूजा गीतों का उनका जो एल्बम था वो 1948 में रिलीज हुआ था। ल्यूक मॉन्टेग्रीनियर को आप देख रहे हैं। ये फ्रांसीसी शोधकर्ता थे और HIV वायरस की खोज के लिए 2008 का जो समय था उस समय इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद इब्राहिम सुतार को आप देख रहे हैं। ये सामाजिक कार्यकर्ता और कवि थे, भारतीय थे। 2018 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा और कन्नड़ का कबीर इनको कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये इब्राहिम सुतार जो है इन्हें कन्नड़ का कबीर कहा जाता है। हेमानंद बिस्वाल, ये आदिवासी मुख्यमंत्री थे, पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे ओडिशा राज्य के। 1974 में लाईकेरा निर्वाचन क्षेत्र से उड़ीसा विधानसभा के लिए ये चुने गए थे और इस राज्य के ये आखिरी कांग्रेस मुख्यमंत्री भी थे। तो इस हिसाब से आपने इन्हें देखा। अब निधन जिनका जिनका हुआ था, जो महान हस्ती थे, उन सभी को हम यहाँ देख चुके हैं और इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।